जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी क्लास में नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में दोस्तों हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी कि किस तरह गांधी जी ने दांडी मार्च किया, प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। दक्षिण में भी जो है एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता ने जो है, जिनका नाम सी राजगोपालाचारी था, उन्होंने भी जो है नमक यात्रा की तमिलनाडु में तंजौर तट पे। ठीक है, वहाँ उन्होंने जो है अब नमक कानून तोड़ा। तो काफ़ी चीज़ें हमने देख ली उस टॉपिक में, कुछ और चीज़ें थी उसको आगे बढ़ते हैं, वहाँ से देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या क्या हुआ दोस्तों। ठीक है, अब हमको जो देखना है दोस्तों, महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उसमें विभिन्न राज्यों से अलग अलग स्थानों से लोग सम्मिलित हुए थे। तो कहाँ से कितने लोग सम्मिलित हुए थे ये चीज़ें भी देखना आवश्यक है। ये कभी कभी पूछा है पेपर में, तो ये जानना आपके लिए आवश्यक है दोस्तों। तो हम देखेंगे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा या के दांडी मार्च में हम देखेंगे कि विभिन्न राज्यों से सम्मिलित होने वाले सत्याग्रही, विभिन्न राज्यों से सम्मिलित होने वाले सत्याग्रही कौन कौन से थे वही हमको देखना है। ठीक है, सत्याग्रहियों की संख्या को देखना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे अधिक ये जो दांडी मार्च था इसमें सबसे अधिक संख्या में जिस राज्य के लोगों ने भाग लिया वो कौन सा राज्य था? वो था गुजरात। गुजरात से 31 लोग शामिल हुए थे। ठीक है, महाराष्ट्र से 13 लोग शामिल हुए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश से दोस्तों, उत्तर प्रदेश से 8 लोग, कच्छ से 6 लोग, केरल से 4 लोग, पंजाब से 3, राजपूताना से 3, राजपूताना से 3 और बॉम्बे से 2। ठीक है, बॉम्बे से 2, सिंध से 1 और सिंध से 1 और नेपाल से भी 1 शामिल हुए थे। नेपाल से भी 1 शामिल हुए थे। उसके बाद कर्नाटक से भी 1, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्कल। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्कल, कर्नाटक, बिहार और इसके बाद जो है बंगाल। यहां से 1-1 लोग शामिल हुए थे। 1। ठीक है, सिंध, नेपाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्कल, कर्नाटक, बिहार, बंगाल से 1-1 लोग। सबसे अधिक कहां से शामिल हुए थे दोस्तों? गुजरात से, उत्तर प्रदेश से 8 लोग और बाकी ये आपके सामने संख्या है उन लोगों की जो ऐतिहासिक दांडी मार्च में शामिल हुए थे।
ठीक है, महत्वपूर्ण आंदोलन है दोस्तों। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए इसको हमने आपको बता दिया। ठीक है, आप अगर बहुत सुविधा के लिए याद रखना चाहें तो गुजरात याद कर लीजिए, सबसे अधिक जो है गुजरात से सत्याग्रही सम्मिलित हुए थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 5 अप्रैल 1930 को, चलिए इसको मिटा देते हैं। 5 अप्रैल 1930 5 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी कहां पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं दोस्तों, दांडी ग्राम में। महात्मा गांधी पहुंचते हैं दांडी ग्राम में, और इसके बाद क्या होता है, वहां पर जितने भी देसी और विदेशी पत्रकार आए थे, देसी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों को क्या किया, संबोधित किया। और क्या कहते हैं गांधी जी, महत्वपूर्ण है इनका स्टेटमेंट, कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात यहां पर करते हैं गांधी जी, अपने आंदोलन की स्वीकार्यता की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच की स्वीकार्यता की, और वो चाहते हैं कि अब विश्व परिदृश्य पर भी ये बातें स्पष्ट हो कि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ये स्टेटमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा दिए गए हैं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समय में दिए गए हैं। तो कभी कभी सीधे स्टेटमेंट उठा के पूछ लेता है परीक्षा में कि ये कथन जो है गांधी जी ने या किसी और ने भी कहाँ कहा था, किस प्रसिद्ध जो है सत्याग्रह या आंदोलन में ये बात कही थी। तो ये कहाँ कहा था, दांडी मार्च में। ठीक है, जो हो रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। तो चलिए अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, धरसना एक गोदाम होता है, धरसना नमक गोदाम, धरसना नमक गोदाम होता है दोस्तों। यहां पर क्या होता है, कांग्रेस कार्यकर्ता धावा बोलते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता धावा बोलते हैं। और धावा बोलने के बाद क्या होता है, धावा बोलने के बाद बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम में क्या होता है, 5 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया गया, और उन्हें कहां भेज दिया गया, पुणे की यरवदा जेल में। कौन सी जेल थी दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, यरवदा जेल में भेज दिया गया। ये घटना कब की है, 5 मई 1930। ठीक है, क्लियर हुआ। धरसना नामक गोदाम पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता उत्पात मचाते रहते हैं, एक तरह से कह लीजिए धावा बोलते हैं। और उसी धमा चौकड़ी में क्या होता है, अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, महात्मा गांधी को, और यरवदा जेल शिफ्ट कर देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके आगे का घटनाक्रम। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब चूंकि गांधी जी के जाने से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो अब क्या होता है, आंदोलन के नेता कौन बनते हैं,
अब्बास तैयब जी, याद रखिएगा ये नाम दोस्तों, अब्बास तैयब जी। अब क्या होते हैं, आंदोलन के नए नेता। ठीक है, अब आंदोलन के नए नेता कौन बनते हैं, अब्बास तैयब जी। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जेल चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, धड़ाधड़ गिरफ्तारी जो है ब्रिटिश सरकार कर रही थी। ठीक है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब क्या होता है, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू भारत कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो श्रीमती सरोजनी नायडू क्या करती हैं, फिर ये जो है 21 मई 1930 को धरसना नामक नमक गोदाम पर, धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व, नमक का गोदाम था धरसना में, तो वहां फिर जो है इनकी अगुवाई में धावा बोला जाता है। ठीक है, इनकी अगुवाई में धावा बोला जाता है। महात्मा गांधी, उसके बाद अब्बास तैयब जी, उसके बाद जब गिरफ्तार हो जाते हैं ये भी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरसना नामक गोदाम पर धावा बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो घटना होती है, अमेरिकी पत्रकार उस समय होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एक अमेरिकी पत्रकार भी जो है उस समय मौजूद थे। ठीक है, उनका नाम था वेब मिलर, वेब मिलर। उस समय की घटनाओं का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। वेब मिलर कौन थे, वो थे अमेरिकी पत्रकार, इसका बहुत अच्छा विवरण उन्होंने दिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण जो है जो भी प्रश्न है आपके लिए हमने बता दिया। आगे देखते हैं, एक नया नाम, खान अब्दुल गफ्फार खान का, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके बारे में समझते हैं। इन्होंने एक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया, स्वयं सेवक संगठन। इन्होंने एक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया, इसको क्या कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार नामक एक जो है स्वयं सेवक संगठन की स्थापना की। ठीक है, और इन्हें जो है क्या कहा जाता है, लाल कुर्ती, क्या कहा जाता है दोस्तों, लाल कुर्ती या रेड शर्ट। ठीक है, रेड शर्ट या लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस जो है स्वयं सेवक संगठन के लोग थे वो लाल कुर्ती धारण करते थे। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, इस संगठन ने क्या किया, खुदाई खिदमतगार संगठन ने क्या किया दोस्तों, जिसको लाल कुर्ती भी कहा जाता था, रेड शर्ट भी कहा जाता था, इसने क्या किया, पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया, पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, इन्होंने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया खुदाई खिदमतगार संस्था ने। ठीक है, इस संगठन ने। चलिए, अब क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई उसके लिए जो है एक आंदोलन संगठित किया इसने। इस संगठन ने क्या किया,
स्वतंत्रता के लिए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी उसके लिए एक मजबूत संगठन तैयार किया। और दूसरी चीज क्या की, श्रमजीवियों में की हालत में सुधार की मांग की। इनकी एक प्रमुख मांग थी दोस्तों, श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ठीक है, जो श्रमजीवी थे, जो भी परिश्रमी थे, जो श्रमिक वर्ग था, उसके लिए इन्होंने एक क्या किया कि रिफॉर्म की मांग की कि कुछ उनके परिस्थिति को बदलाव लाने के लिए जो है कुछ सुधार किया जाए। ठीक है, तो ये इनकी मांग थी। अब दोस्तों जब इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो उस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, ठीक है, जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत सीमा थी, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, जो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत थी, यहां के मुसलमानों ने, यहां के जो मुसलमान थे, तो यहां के मुसलमानों ने दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में क्या किया, खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मतलब एक तरफ इधर जो है चल रहा है आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अब आगे आपको देखना है क्या, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, सीमांत गांधी, मतलब सीमा के गांधी। ये उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है, यहाँ के ये गांधीवादी नेता थे, तो इसलिए इनको इस पदवी से भी नवाजा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक नई घटना होती है दोस्तों, यहां पर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है तो पेशावर में एक गढ़वाल रेजिमेंट होती है, सैनिकों की एक गढ़वाल रेजिमेंट होती है। इसने जो है निहत्थे प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण घटना है, तो अगर कभी इससे प्रश्न पूछे तो आप जो है बताने की स्थिति में रहें कि कौन सी रेजिमेंट थी जिसने निहत्थी जो है भीड़ पर जो प्रदर्शन कर रही थी गोली चलाने से इनकार कर दिया, मतलब एक तरह की बगावत कर दी। तो वो कौन सी रेजिमेंट थी दोस्तों, गढ़वाल, गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट थी, कहाँ की थी, पेशावर में। पेशावर में इसने क्या किया, पेशावर में इसने जो है निहत्थी भीड़ पे गोली चलाने से इनकार कर दिया। नेतृत्व किसने किया था, चंद्र सिंह गढ़वाली ने। इसका नेतृत्व किसने किया था इस कमान का, चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली ने। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए ये भी हो गया इस आंदोलन में। अब दोस्तों जो है आपको जानना है कि मणिपुर की जनजाति, मतलब जहां जहां इस आंदोलन का असर हुआ वहां किसने नेतृत्व किया, उनका क्या योगदान रहा, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर की तरफ जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था और क्या स्थिति थी, ये देख लेते हैं दोस्तों। तो मणिपुर, मणिपुर की जनजातियों ने भी वहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मणिपुर की
जनजातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मणिपुर की जनजातियों ने क्या किया? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने निभाई? आइए देखते हैं। आइए देखते हैं किसके नेतृत्व में। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? गैडिनल्यू, गैडिनल्यू एक महिला होती है, एक मणिपुरी महिला गैडिनल्यू। ठीक है, और ये किस जनजाति की होती है दोस्तों? ये होती है नागा जनजाति की। नागा जनजाति की महिला गैडिनल्यू के नेतृत्व में क्या होता है? ये लोग जो है मणिपुर की जनजातियां सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा। गैडिनल्यू एक महिला थी, नागा जनजाति की थी। ठीक है, यहां से सवाल पूछा जाता है। अब इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? जो ये आंदोलन करते हैं किसके समर्थन में? एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में। इसको कहा जाता है जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन। ठीक है, जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। गैडिनल्यू का जो नागा जनजाति थी, जिया तरंग आंदोलन इन्होंने किया। तो ये मणिपुर की स्थिति रही दोस्तों। ठीक है, अब दिसंबर 1930 में क्या होता है? दिसंबर 1930। दिसंबर 1930 में दोस्तों उत्तरी बिहार का जो सारण जिला होता है, तो यहां पर चौकीदारी टैक्स के रूप में उत्तरी बिहार का सारण जिला, यहां पर चौकीदारी टैक्स यहां पर दोस्तों किसके विरोध में? चौकीदारी टैक्स के विरोध में मतलब प्रदर्शन होता है और बंदूक से 27 बार जो है छर्रे दागे जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं होते। बहुत वीरता की घटना है ये कि 27 बार छर्रे दागे गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कोई भी जो है परवाह नहीं की। ठीक है, तो ये जो है यहां पर क्या हुआ? चौकीदारी टैक्स के विरोध में हुआ। किसके दौरान? ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, बिहार में, उत्तरी बिहार में, सारण जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंततः क्या होता है? असफल हो जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन होता है ये क्या होता है? असफल हो जाता है। फिर महात्मा गांधी का जो झुकाव होता है वो आंदोलन और प्रदर्शन से हट जाता है। फिर क्या करते हैं ये? फिर आते हैं ये रचनात्मकता की तरफ। आपको याद होगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जब स्वदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, स्वदेशी आंदोलन चरम पर था, उस समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के यही विचार थे कि रचनात्मकता को महत्व दिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अब ये बात समझ में आती है महात्मा गांधी जी को। क्या समझ में आती है? कि फिर ये क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता, ध्यान दीजिएगा, यह असफल हो गया के बाद गांधी जी ने रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी
को महत्व दिया कि बहुत हुआ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन, अब जो है कुछ क्रिएटिविटी किया जाए, कुछ स्टार्टअप किया जाए, कुछ नई चीजें की जाए जिससे भारतीयों के जनमानस और उनके आर्थिक सामाजिक स्तर को उठाने का प्रयास किया जाए। तो अब ये रचनात्मकता को महत्व देते हैं। फिर क्या हुआ, अक्टूबर 1934, अक्टूबर 1934 में क्या हुआ, अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगान दिया। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, गांधी जी ने अपना पूरा समय किसमें, हरिजनोत्थान, मतलब हरिजनों के उत्थान के लिए अपना पूरा समय में लगाने का और सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का निश्चय किया। ठीक है, सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का निश्चय किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 1934 से गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण काम में लग जाते हैं और वो क्या है, हरिजनों का उत्थान। हरिजन का उत्थान इनका प्रमुख ध्येय हो जाता है और सक्रिय राजनीति से ये संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। सितंबर 1932, सितंबर 1932 में क्या हुआ था, सितंबर 1932 में जो है गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए, हरिजन कल्याण के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। ठीक है, 1932 में स्थापना करते हैं, 34 में क्या करते हैं, पूरी तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम यही करेंगे, हरिजनोत्थान ही करेंगे और पूरा समय उसमें लगाएंगे, राजनीति से कुछ दिन के लिए संन्यास ले लिया जाए। ठीक है, तो ये संस्था की स्थापना करते हैं, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। ठीक है, ये इनका कौन सा काम है, ये इनका रचनात्मक काम है। ठीक है, हरिजन कल्याण के लिए। क्लियर हुआ। तो दोस्तों इसी समय ये क्या करते हैं, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं दोस्तों, हरिजन नामक, ठीक है, नीचे नहीं आ रहा है शायद, तो ये ऊपर लिख देते हैं दोस्तों। इसी समय से ये क्या करते हैं, इसी समय से इन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। ठीक है, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का क्या करते हैं, ये प्रकाशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों किस संदर्भ में, ये सारी महत्वपूर्ण बातें हमने देखी किस संदर्भ में, ये है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन देखा हमने, दांडी मार्च देखा। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, चलिए कंप्लीट हुआ दोस्तों ये टॉपिक। अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे, अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे दोस्तों, और वो टॉपिक क्या है, गांधी इरविन
समझौता। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता देखते हैं। गांधी इरविन समझौता। अब हमें क्या देखना है, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौते में हमको क्या देखना है, क्या हमको इसमें समझना है। देखिए दोस्तों, इसमें हमको क्या देखना है, गांधी इरविन समझौते में क्या हुआ कि जो वायसराय इरविन था, ठीक है, अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में जो है विस्तारित होता है, भले सफल नहीं हुआ, लेकिन कोई भी आंदोलन दोस्तों न तो पूरी तरह से सफल होता है न पूरी तरह से असफल होता है, उसके प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं। तो वायसराय इरविन था उस समय, उसने देखा दोस्तों किस तरह जो है पूरे भारत में लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग आंदोलनों के प्रति जो है इमोशनल हो रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं। आपने देखा मणिपुर में आंदोलन हुआ, उत्तरी बिहार में आंदोलन हुआ, दक्षिण में हुआ। तो इस तरह वायसराय ने एक सौहार्द का माहौल बनाने के लिए क्या करता है, वायसराय क्या करता है, वायसराय इरविन क्या करता है, वो जो है देश में सौहार्द का वातावरण वो करने के लिए, फिर गांधी जी चूंकि जेल में बंद थे तो गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को क्या करता है, रिहा कर देता है। गांधी जी को रिहा किया गया, ठीक है, एक सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए कि नहीं ठीक है, मतलब हम गांधी जी को रिहा कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, 26 जनवरी 1931 को इनको रिहा कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या होता है, गांधी और इरविन के बीच जो है दिल्ली में वार्ता शुरू होती है। महात्मा गांधी और इरविन के बीच दिल्ली में वार्ता शुरू होती है। किसके प्रयासों से, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको समझिए, किसके प्रयासों से होती है, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर, M.R. जयकर, इन दोनों के प्रयासों से क्या होता है, इन दोनों के प्रयासों से फरवरी 1931 में, कब की बात है, फरवरी 1931 में गांधी जी और इरविन के मध्य दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई, ठीक है। गांधी जी और इरविन के बीच फरवरी 1931 में वार्ता प्रारंभ होती है। प्रयास कौन किए करते हैं, कौन लोग, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, ठीक है, महत्वपूर्ण है। चलिए अब 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को दोस्तों क्या होता है, दोनों के मध्य एक समझौता होता है। गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, एक समझौता होता है जिसे क्या कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता, दिल्ली में, क्लियर हुआ। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों इनको जो है, गांधी को और इरविन को, गांधी को और इरविन को दो महात्मा कहा गया। इनको एक पर्सनालिटी ने इनको दो महात्मा की संज्ञा दी, मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं, महात्मा मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं। किसने ये संज्ञा दी, ये प्रश्न पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों।
तो किसने कहा? इसी समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने किसको? गांधी और इरविन को दो महात्मा, ठीक है, कितना बड़ी जो है पदवी दी, द टू महात्माज, ठीक है, की संज्ञा दी, ठीक है। गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। किसने दी? सरोजनी नायडू ने। आगे बढ़े। अब देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौते में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं गांधी इरविन समझौते में, ठीक है। तो अब ये महत्वपूर्ण है, गांधी इरविन पैक्ट जो है महत्वपूर्ण है, और इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों कि क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कैसे फेल हो जाता है, कैसे आगे बढ़ता है, क्या घटनाक्रम है, ये सब चीजें हम लोग दोस्तों आगे अगली क्लास में डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई समस्या या कहीं कोई दिक्कत है समझने में, या कहीं तथ्य जो है करेक्ट नहीं है, आपको लगता है कोई शंका है, तो आप कमेंट करें, और जो पढ़ाया जा रहा है उसका एक ब्रीफ नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।